Guys, welcome all of you. Hi guys, good evening everyone. Hello everyone, welcome all. I'm good. How are you guys? How are you doing? Hi Satish, hi Pankaj. Hi Pooja, how are you? Hi Ajit, how? Hey Pooja, I'm good. Hi Ria, good evening. So welcome all of you to special class. This will be a special series lectures on art and culture for upcoming prelims examination 2020. तो इसमें हम 5 से 6 सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेंगे, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो काफी ज्यादा एक ड्रेडेड टॉपिक है, फेसफुल टॉपिक है. वॉइस इज echoing. एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लो आप लोग. Hi guys, I'm also doing great. Is it lagging? Okay. Voice is breaking intermittently. Okay. Just give me a second. In the meanwhile, let other learners also join. Just give me a second. I'm just switching on the internet. Switching off, switching to another device. Is this better now for all of you? Is it visible now? Is it better? The same issue? Still lagging? अभी ठीक है? अभी दिख रहा है? Is it still stuck? Fine, visible, audible. Little bit. Yes, maybe. Sorted. Back online and better. Much better. Audible. एक दो तीन हाथ, 4 उंगलियां, 5 उंगलियां. Sorted. सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली? फटाफट थम्स अप दे दो. Everyone, just give a thumbs up right now if it's visible to all of you. सब sorted finally. नहीं तो मुझे लगता था अंबानी जी को कॉल करना पड़ता है कि देखो हमारी क्लास तो सिर्फ कोरोना वायरस के टाइम पे आपके ही इंटरनेट पे डिपेंडेंट है. अगर आपका इंटरनेट नहीं चलने वाला तो बॉस बहुत दिक्कत होने वाली है. खुशबू, इज ऑडियो नॉट कमिंग? आई थिंक इट्स रनिंग फाइन. खुशबू एक बार प्लीज सब लोग, बाकी लोग रिफ्रेश कर लो. गाइस जस्ट रिफ्रेश वंस एट योर एंड आल्सो. आर्ट एंड कल्चर की सीरीज जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंड दिस सीरीज गोना बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग आर्ट एंड कल्चर से स्पेशली डरते हैं बहुत ज्यादा.
I am safe, thankfully, on a self quarantine myself, and hopefully everything's fine right now. सब कुछ ठीक ही है. Hi Mohinder, good evening. How are you? अभी भी ब्रेक हो रही है? Still breaking? A little bit. Let me just try with another internet. Okay, we'll try and manage. Actually, issue क्या I don't know. जब से मोदी जी ने आज ना नहीं मैंने रीसेट कर दिया है Jio5 को एक बार. बट मोदी जी ने जब से अनाउंसमेंट किया ना तब से मेरी क्लास नहीं चल पा रही है. पता नहीं उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया मोदी जी ने कि हम लोग जो है 22 मार्च को कोई बाहर नहीं जाएगा. मेरे इंटरनेट बैठ गया उसके बाद से. पता नहीं इतना ज्यादा इशू हो गया उसके बाद. तब से ही मेरी क्लास डिस्टर्ब चल रही है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. मोदी जी को बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. मेरे Jio5 इफेक्ट हो गया उससे. चलो एनीवे फाइनली हमारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग नए लर्नर हैं, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज ये टेलीग्राम ग्रुप को लिंक जो मैंने दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, डिकोडिंग यूपीएससी करके. यहाँ पे अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, नोट्स, वो आपको मिल जाएगा. और उसके अलावा मेरे जितने भी लेक्चर के नोट्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. ठीक है. एंड ये स्पेशल क्लास की सीरीज है जो मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे मैंने स्पेसिफिकली स्टार्ट किया. मैंने पहले भी बताया था कि मैं ये स्पेशल लेक्चर सीरीज लूंगा ऑन आर्ट एंड कल्चर. एंड ये अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसमें 5 to 6 सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे. एंड अर्चित, थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ ऑल ऑफ यू. एंड फुल आर्ट एंड कल्चर होगा सर एंड मैम. आर्किटेक्चर, डांस, ऑल ऑफ इट, पेंटिंग, मतलब आप समझ लो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर का पूरा 90 to 95%, मतलब 5-10% जो होगी चीजें वो आप छोड़ सकते हो. एंड सारा फ्रॉम बेसिक्स टू करंट अफेयर सब कवर होगा इसमें. सर कोई टफ नहीं लगेगा, सब हो जाएगा कवर. ऋतिक, कंप्लीट कोर्स अभी तो नहीं, प्रोबेबली बिफोर प्रीलिम्स, बट अभी अगर आप चाहो तो इसमें अटेंड कर सकते हो पूरा का पूरा. मतलब ये एक्चुअली जो मैं कवर करने वाला हूँ, दिस इज स्पेसिफिकली मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोविड. अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स कैन नॉट गो टू देयर कोचिंग एंड प्रिपेयर. तो कोविड की वजह से मैंने सोचा कि आर्ट एंड कल्चर एक्चुअली जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्लस कोर्स. बट क्योंकि और भी लर्नर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते शायद अनअकैडमी प्लस को अभी के लिए, एंड या फिर किसी वजह से जिन्होंने कोचिंग ले रखी है बट वो नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग, तो उन लोगों के लिए भी है ये. इज इट रनिंग फाइन? इज इट, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको प्रॉपर्ली? देयर इज नो नीड टू रेफर टू एनीथिंग एल्स. देयर इज नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड टू रेफर टू एनीथिंग एल्स. ठीक है, चलो जी, फिंगर्स क्रॉस्ड, द इंटरनेट इज वर्किंग फाइन एज ऑफ नाउ. दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंबानी जी को कॉल करना पड़ेगा. तो बेसिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर एंड मैम, स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो जो लोग नए लर्नर हैं, अगर आपको ऐसे और भी कोर्सेज के लिए एनरोल करना है तो आप लोग देखिए, आज के टाइम में, कोविड के टाइम पे, इंटरनेट इज द बेस्ट मीडियम टू प्रिपेयर. तो अगर आप चाहें, मेरे और भी कोर्सेज हैं इंडियन पॉलिटी के, ज्योग्राफी के. अगर आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो यू जस्ट हैव टू गो. सो दीज आर सम ऑफ द ऑनगोइंग एंड अपकमिंग कोर्सेज. अर्चित, कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज एंड एनीथिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @DSingh27. दैट्स माय पर्सनल आईडी. और अगर सब्सक्रिप्शन के अलावा भी अगर कोई भी क्वेरीज या डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, आप मुझे जो भी, जिसको भी डाउट है, मुझे आप लोग टेलीग्राम में पिंग कर सकते हैं @DSingh27 पे. चलिए, जितने लोग ऑनलाइन है फटाफट क्लास में एक बार थम्स अप दे दें जल्दी से. देखिए, अटेंटिवली क्लास को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. नहीं समझ में आएगा मैं उसको 100 बार रिपीट कर दूंगा. ठीक है, बट आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट उसको सिंप्लीफाई करने का काम मेरा है. मैं उसको और सिंप्लीफाई करता चला जाऊंगा. इसीलिए आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ इमेजेस
The notes are really heavy with images. That is why it took some time for it to run properly, because I am on a Geo5 device taking this class remotely from somewhere else on a self quarantine. I came back from UAE. ठीक है, अभी दुबई से लौट के आया हूं मैं, अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में रखा हुआ है मैंने, ठीक है, ताकि मैं, थैंकफुली मुझे इन्फेक्शन नहीं है, बट यू नेवर नो, लोगों से मिला हूं ये वो, तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, टच वुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट इट्स जस्ट दैट आई एम ऑन अ सेल्फ क्वारंटीन. वो तो सर एयरपोर्ट पे ही हो गया था. ठीक है. So discount code is DS27 for getting any sort of discount. Generally अगर आप देखो 12 months या 24 months का subscription ले सकते हो. That will be the most beneficial for all of you. Let's start with the topic. देखो, आर्ट एंड कल्चर को समझने का सबसे सही तरीका ये है कि you should travel in life. अगर आप ट्रैवल करते हो तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ईजी है, बट हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेन रिलेटेड टू रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेन रिलेटेड टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, पैसे की बात नहीं है, बट मतलब वैसे भी बता रहा हूँ. सी, अगर आप उनको जानते, कालीन भैया का नाम सुना है? कालीन भैया जो आपकी एक्टर हैं, जो मिर्जापुर वाले, कभी नाम सुना है उनका? त्रिपाठी जी का, पंकज त्रिपाठी जी का. पंकज त्रिपाठी जी का एक वीडियो आया था, उन्होंने बोला था कि इंडिया में घूमना सबसे सस्ता है. किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ और कोई भी धर्मशाला में मिल जाएगा आपको रहने के लिए. स्कूप हुप का वीडियो था, अगर आपने इंटरव्यू देखा उनका. टाउन ओपन टाउन हॉल समथिंग ओपन समथिंग करके होता है, तो उसमें उन्होंने बोला था टाउन हॉल में कि इंडिया में घूमना इतना सस्ता है, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, टिकट भी में लेने की जरूरत नहीं है. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट मैं क्राइम कमिट करने के लिए बोल रहा हूँ, बट एक नॉर्मल आप लोकल टिकट ले सकते हो and you can travel all over India. So when you explore India, you will see जो चीजें बुक्स में लिखी होती है, रियलिटी में उससे और अच्छी होती है. बुक्स में तो खैर आपको बुक से नॉलेज मिलती है, बट इन रियलिटी यू सी चीजें उससे भी बेहतरीन होती है. So when you travel, you get a new perspective on life, you get a new perspective on knowing things. तो आर्ट एंड कल्चर मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है बिकॉज मुझे घूमना पसंद है और मुझे चीजों को देखना पसंद है. तो इसीलिए जो बहुत सारे ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा आर्ट एंड कल्चर की, यू विल फाइंड आउट that a lot of these topics में I have used my own clicked images. जब मैं गया हूं, पढ़ने के बाद गया हूं, यहाँ पे वहां पे फोटोग्राफ क्लिक करी और वो फोटोग्राफ का यूज कर रहा हूं आप लोगों को चीजें बेटर तरीके से समझाने के लिए. अब क्योंकि हम लोग हर कोई नहीं ट्रैवल कर सकते, तो हमारे लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं बुक्स. ठीक है, तो इंडिया एज यू नो इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, मल्टीपल कल्चर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड इसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे चाहे जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, ऑलमोस्ट बर्थ प्लेस रहा है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं इंडिया को. ठीक है, बर्थ प्लेस रहा है इतनी सारे रिलीजन्स का. उसी वजह से आपके ट्रेडिशन कल्चर भी जो है अलग अलग रहे. तो हमारे लिए बड़ा, यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट के लिए लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इतने कल्चर्स का असिमिलेशन है, हर छोटी छोटी चीजें चेंज हो जाती है हर 1-2 किलोमीटर पे जाके. तो इंडिया के जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, दे आर वेरी एंशिएंट एंड डीपली रूटेड, एंड दे आर डीपली रूटेड इन रिलीजन, चाहे वो जैनिज्म हो बुद्धिज्म हो. आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को समझने की कोशिश करेंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर जो आप नोट्स में इमेजेस देखोगे आजकल जो इंडस वैली के, वो आपने बहुत ही रेयरली देखी होंगी. तो इंडस वैली भी अगर आप देखोगे, दे आर जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखोगे, सबसे बेसिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, बट दे वर वेरी एडवांस्ड एंड वे अहेड ऑफ देयर टाइम. ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है उनके आर्किटेक्चर को लेके, और मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन. मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि जो इंडस वैली का कल्चर है और आर्किटेक्चर है, वो अभी भी इंस्पायर करता है मॉडर्न डे कल्चर एंड आर्किटेक्चर को. कभी देखा आपने क्वेश्चन? ये मेंस का क्वेश्चन यूपीएससी का, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर एंड आर्किटेक्चर है, इट स्टिल इंस्पायर्स द मॉडर्न डे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. क्योंकि वो लोग इतने एडवांस थे अपने टाइम के बियॉन्ड कि उनके यहाँ पे आपके बर्न्ड ब्रिक्स यूज होती थी, ड्रेनेज में जो था, जो प्रॉपर मैनहोल था क्लीनिंग के लिए. अभी सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडस वैली वाज वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स. सो इंडिया हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, और इसीलिए हमारे जो कल्चर फॉर्म है वो प्रेडोमिनेंटली, अगर आप देखोगे, इन्फ्लुएंस तो बाकी जगह से हुआ है, बट प्रेडोमिनेंटली इट हैज रिमेन्ड इंडियन. ठीक है, और अगर आप जहां तक बात करो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की, तो स्कल्पचर जो इंडिया का रहा है, इट हैज बीन पार एक्सीलेंस. इट इज इन द आर्किटेक्चर दैट द नेशनल जीनियस हैज शोन इट्स मोस्ट अनक्वेश्चनेबल ओरिजिनलिटी. तो आर्किटेक्चर होता क्या है, पहली चीज तो देखो वो है, आर्किटेक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस. हम बोलते हैं ना आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का काम क्या है? स्पेस को यूटिलाइज करना. जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है, उसमें फंक्शनली एंड ब्यूटीफुल
स्ट्रक्चर्स बनाना, कोई रनिंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी. नो नीड ऑफ एनी रनिंग नोट्स. तो आर्किटेक्चर का मेन पर्पस होता है जो लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करना, फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि दिखना भी अच्छा होना चाहिए ना. अब फंक्शनल बना दिया लेकिन दिखने में अच्छा नहीं है तो क्या फायदा उसका. ठीक है. सो द डोमिनेंस ऑफ द स्कल्पचर मोड इन इंडिया इज ड्यू टू द इंडियन प्रोस्पेरिटी स्ट्रॉन्गर देन ऑफ एनी अदर कल्चर. फॉर कार्विंग स्कल्पचरल केव हो गया, चाहे टेम्पल हो गया, लिविंग रॉक से. लिविंग रॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक ह्यूज, बहुत बड़े पत्थर से पूरा स्कल्पचर तोड़ तोड़ के बना दिया जाता है, पूरा आर्किटेक्चर टेम्पल बना दिया जाता है. तो अभी आप देखोगे केव्स हैं, बहुत सारी केव्स बनाई हुई इंडिया में. इनिशियली केव्स जो थी वो ट्रैवलर्स के लिए यूज होती थी, बाद में क्या हो गया, उसमें स्कल्पचर बन गया, आर्किटेक्चर भी बन गया, उसमें टेम्पल भी बन गए. तो सारा सारा क्या है हमारे इंडिया में, दीज आर दी आर्किटेक्चरल जीनियस बाय द स्कल्पटर्स इन आवर कंट्री. और वो क्या स्कल्पटर्स ना डाइवर्स रहे हैं, इंडियन भी रहे हैं, इंडिजिनस भी हैं, ईरानियंस भी रहे हैं, बाहर से भी आए, सिंथियंस भी रहे हैं. सो इट हैज बीन एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग. ऑल्सो अगर आप देखोगे एंशिएंट इंडिया में आर्ट्स इतना सेपरेटेड नहीं थे. जैसे जनरली क्या होता था, एक आदमी ना वही काम स्कल्पटर भी करता, वो स्कल्पटर भी था, वो पेंटर भी था. जैसे आज के टाइम में क्या हो गया है, स्पेशलाइजेशन हो गया, जिसको हम सोशियोलॉजी में बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क. जितना सोसाइटी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, तो अब क्या होगा, पेंटर अलग हो गए, ब्लैक स्मिथ अलग हो गए. बट एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था. एंशिएंट टाइम में जो स्कल्पटर था वो आर्किटेक्ट भी था, वो पेंटर भी था, सारी चीजें खुद ही बनाता था. इसीलिए यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन एंशिएंट आर्किटेक्चर. तो इसीलिए आर्किटेक्चर जो है एंशिएंट इंडिया के, यूल फाइंड कि स्कल्पचर भी सिमिलर है, थोड़ा सा पेंटिंग भी सिमिलर है, एंड इट इज मोर इंटीमेटली कनेक्टेड एंड इंटरकनेक्टेडनेस मिलेगी आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. तो अब जैसे ये जो कोई बता सकता है, ये जो मैंने इमेज डाली हुई है किसकी इमेज है, कहाँ की इमेज है? कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई दिस इमेज व्हिच इज पोस्टेड ओवर हियर दैट यू कैन सी राइट नाउ? एनीवन? एलोरा, करेक्ट. व्हिच टेंपल? व्हिच टेंपल? विच टेम्पल? शिव जी का टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल अरोरा. ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल अरोरा. अब ये जो टेम्पल है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है बता आपको? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ दिस टेम्पल? कोई बता सकता है इस टेम्पल की आउटस्टैंडिंग पॉइंट क्या है? मोनोलिथिक बना है, एब्सोल्युटली करेक्ट. रिया, मोनोलिथिक मतलब सिंगल पीस ऑफ रॉक को तोड़ तोड़ के पूरा का पूरा टेम्पल बनाया गया है. इट्स मेड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन. एक बड़े पत्थर को तोड़ के कार्व करके ये सारी इंटीग्रेट कार्विंग की गई है. सो कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा. ऐसे दो टेम्पल, एक यहाँ पे भी, एक आपका साउथ में कैलाशनाथ टेम्पल बोलते हैं उसको. तो उसको हम बाद में देखेंगे जब हम पल्लवा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे. अभी हम लोग इसमें आगे, जैसे इंडस वैली के बाद हम लोग बुद्धिज्म के स्कल्पचर पढ़ेंगे, हम लोग जैनिज्म के पढ़ेंगे, देन हम लोग जाएंगे द्रविडियन आर्किटेक्चर पे, नगारा आर्किटेक्चर पे, वेसारा पे. विल रीड ऑल ऑफ दैट. तो ये सारे के सारे देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करें, ताकि ये जो सीरीज ऑफ स्पेशल क्लासेस है जो मैं हर नेक्स्ट 7-8 डेज में लूंगा बैक टू बैक आर्ट एंड कल्चर पे, तो आप लोग जो है उसको मिस आउट ना करें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में चलेगा सीरीज जो है, और एक भी मिस आउट हो जाएगा तो आपका फ्लो टूट जाएगा. ठीक है, सो जस्ट बी अवेयर एंड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस. दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आर्ट एंड कल्चर. यस. तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में मेन डिफरेंस क्या होता है? आर्किटेक्चर क्या होता है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होती है. स्कल्पचर आर रिलेटिवली स्मॉलर. ठीक है, आर्किटेक्चर जनरली जो मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, लाइक स्टोन, वुड, ग्लास एटसेट्रा. और स्कल्पचर क्या होता है? सिंगल पीस और सिंगल टाइप का मटेरियल होता है. जैसे ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज का बना है, ग्लास है तो ग्लास का बना है, टेराकोटा है तो टेराकोटा का बना है स्कल्पचर. आर्किटेक्चर में ब्रॉन्ज भी यूज हो सकता है, आपका सीमेंट भी यूज हो सकता है, आपका मोटार भी यूज हो सकता है, आपका स्टोन भी यूज हो सकता है, आपका वुड भी यूज हो सकता है, ग्लास भी. सो आर्किटेक्चर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड जनरली ऑन अ लार्जर स्केल. स्कल्पचर इज बेसिकली ऑन अ स्मॉलर स्केल. डेफिनेशन याद नहीं करनी, बट जस्ट बी अवेयर. आर्किटेक्चर में ऑल्सो यू नीड टू बी अवेयर दैट यू ऑल्सो हैव टू हैव एन आइडिया. थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इंजीनियरिंग का, डिजाइन का आइडिया होना चाहिए. स्कल्पचर के लिए क्या, तो स्कल्पटर है वो उसका सारा इमेजिनेशन है. जैसी उसकी इमेजिनेशन, उसके हिसाब से उसकी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी इन इमेजिनेशन के बेसिस पे वो अपना डिजाइन बनाता है. बट आर्किटेक्चर ऐसा नहीं हो सकता ना. अब मान लो मैं इमेजिनेशन के हिसाब से बनाने लग जाऊं और बिल्डिंग नीचे गिर जाए बिल्डिंग नीचे गिर जाए तो क्या फायदा उसका?
सो दैट इज व्हाई आर्किटेक्चर नीड्स टू बी फंक्शनल ऑल्सो। समझ रहे हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी कि आर्किटेक्चर फंक्शनल और ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, एस्थेटिक भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होना चाहिए। अब वो एस्थेटिक तो है उसका अच्छा, एस्थेटिकली इट इज प्लीजिंग, बट फंक्शनल नहीं है, टूट के गिर गया। स्कल्पचर में कुछ लेना देना नहीं है ऐसा। स्कल्पचर जनरली क्या होता है, फ्रॉम दी एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होता है, उसमें फंक्शनैलिटी से मतलब नहीं, कोई यूज थोड़ी करना है स्कल्पचर को किसी पर्पज के लिए। स्कल्पचर को सिर्फ हम देखने की वजह से अप्रिशिएट करते हैं, वी गेट टू नो समथिंग अबाउट इट फ्रॉम सीइंग द स्कल्पचर, बट उसका कोई फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई यूज नहीं है एज सच। सबको डिफरेंट डिफरेंस समझ में आया आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बीच में? एवरीवन क्लियर है? ओके okay. तो इंडियन आर्ट की जहां तक बात होती है, ठीक है, इंडियन आर्ट ऑक्यूपाइज एन एक्सॉल्टेड पोजिशन। मतलब इंडिया के जो आर्टिस्ट थे उनको अभी भी बहुत नाम है, चाहे वो आप देख लो एंशियंट रोमन्स हो, ग्रीक्स हो, इजिप्शियंस हो। ग्रीक रोमन इजिप्शियन जो थे वो किसी स्पेसिफिक टेक्निक में ना एक्सेल करते थे। इंडियन आर्टिस्ट ने हर चीज में एक्सेलेंस पा लिया, मतलब बेसिकली दे कंबाइंड एवरीथिंग। बिकॉज उसका फायदा ये हुआ इस वजह से, बिकॉज वी वर इन्वेडेड बाय सो मेनी इन्वेडर्स, सारे के सारे आए और सारों का कल्चर यहाँ पे मिक्स हो गया। तो जो ग्रीक्स जो थे, दे एक्सेल्ड इन द पोर्ट्रेयल ऑफ द फिजिकल चार्म। आपने देखा ना, ग्रीक गॉड्स होते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है, जैसे ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड बोला जाता है। तो ग्रीक गॉड जो होते हैं उनके ना देखोगे आप, मस्कुलर बॉडी होती है उनकी, ह्यूमन बॉडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है। इजिप्शियन जो थे, दे वर मोर फोकस्ड ऑन पिरामिड्स एंड आर्किटेक्चर। चाइनीज जो होते हैं, अगर आप देखोगे, चाइनीज आर मोर फोकस्ड ऑन लैंडस्केप्स। इंडियंस क्या है, दे अनसरपास्ड एवरीथिंग। और इंडिया ने स्पिरिचुअल चीजों को भी इनकॉर्पोरेट किया। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड स्पिरिचुअल थिंग्स in the architecture and sculpture and including the common belief of the people. So Indian artists jo the, they visualized the qualities of various gods and goddesses as mentioned in their scripture and infused these qualities into their images whose proportion they based on the idealized figures of men and women. तो हमने जो imagination थे हमारे scriptures में जो लिखा था उसको use किया, इन उसको human basically आप कह सकते हो man and women के figure में उसको convert किया। तो इसीलिए हमारा जो Indian art है वो deeply rooted है religion में। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आर्ट है ये रिलीजन में डीपली रूटेड है। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा, साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ। अभी आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी हम डिस्कस करेंगे अजंता एलोरा केव, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। जैसे गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी आप देखोगे कि उनके लाइफ बर्थ के बारे में बताया, उनके फर्स्ट सरमन के बारे में बताया, ठीक है, उनके डेथ के बारे में रेफर किया। सो स्तूपा जो है महापरिनिब्बाना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, ठीक है। जो सिंबल्स थे, फॉर एग्जांपल एलिफेंट जो है इनके बर्थ को सिग्निफाई करता है। तो जब शुरू में बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट जो आपके स्कल्पचर बनना चालू हुए, आर्किटेक्चर बनना चालू हुआ, तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर और आर्किटेक्चर जो था इनिशियली यूज टू यूज ओनली सिंबल्स। तब ये स्ट्रक्चर वक्चर नहीं होते थे, ऐसे सिंबल्स यूज होते थे पहले। तो आप उसको पढ़ोगे, हिनायान फॉर्म था वो बुद्धिज्म का। बाद में महायान फॉर्म आया, फिर आपका वज्रयान आया, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आपका एंशिएंट इंडिया भी रिवाइज हो जाएगा साथ में आर्ट एंड कल्चर के। सो बिकॉज ऑफ दैट द पोर्ट्रियल ऑल्सो गॉट चेंज्ड। जैसे चीजें पहले रिप्रेजेंट होती थी वो भी धीमे धीमे चेंज होने लगी। There were two qualities about which the Indian artist cared more than anything else. That was the feeling of volume and vivid representation. मतलब साइज अच्छा होना चाहिए, और विविड मतलब डायनेमिक, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इट शुड क्रॉस द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। तो कभी कभी क्या होता था, वो इतना ज्यादा बोल्ड एंड डायनेमिक हो जाते थे, कभी कभी वो इट यूज्ड टू बी टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे भी आपके स्कल्पचर्स बन जाते थे। जैसे आप देखोगे तंजौर पेंटिंग्स में आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, गोल्ड का यूज बहुत होता है, ठीक है, उस वजह से। सो इंडियन आर्ट इज अ होलसम, यूथफुल एंड डेलिकेट आर्ट which is a blend of symbolism and reality, spirituality and sensuality. So Indian art may well said to be bear in itself the greatest lesson and extreme exemplary continuity from prehistoric times to present the age, together with an exceptional coherence. राधिका, मैं क्या करूं, हम मैं भी ना इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी जो है वैसा ही बन गया हूं। मैं भी, तो मैं तंजौर पेंटिंग की तरह हो गया हूं, ठीक है। तो आई हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड दोस क्वालिटीज। हाय उड़ी बाबा, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। So I am following what I am preaching. So I am teaching. So I am like a Buddha of Mathura, smiling and my tummy is out. So you can say that. So I am basically मैं वो follow कर रहा हूँ, जो मैं preach कर रहा हूँ उसको मैं follow भी कर रहा हूँ, ठीक है।
इवन तो बाइसेप्स अब थोड़े कम हो गए, बट बाइसेप्स की जगह वो थोड़ा ना आगे की तरफ आ गया है। अच्छा, आपको मेरे पीछे हेलो दिखता है, अभी हेलो के बारे में बात करेंगे। तो गाइज प्लीज डोंट माइंड ये लोग जो मेरे लर्नर्स कमेंट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर माय रेगुलर लर्नर्स, तो दे नो व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन वी कीप ऑन हैविंग। तो इस वजह से वो जो है दे आर जस्ट कमेंटिंग एनीवे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इंडियन आर्किटेक्चर ना मल्टीपल डिविजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर आप देखोगे थ्रू दी फेजेस ऑफ एवोल्यूशन, अगर आप देखोगे, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक वन। And I was also thinking कि suddenly somebody joins the class and that's the first thing that they say. I was like maybe वो ना थोड़ा comment, क्योंकि तंजौर पेंटिंग के बारे में बोला था, and उस वजह से कंटिन्यू हो गया। Radhika, but thank you for the compliment anyway. You should check out my Instagram definitely. But Indus Valley civilized मेरे को हंसी आ रही है पता। Anyway, you know, that was one of the one of the most unique comments I've ever received in my class. Anyway, so इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर को देखेंगे हम लोग, फिर मौर्यन गुप्तन आर्किटेक्चर को देखेंगे, देन विल सी वेरियस स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो देन मिडिवल एंड मॉडर्न, तो हम ये यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे आर्किटेक्चर में, देन विल मूव ऑन टू म्यूजिक, देन विल मूव ऑन टू पेंटिंग्स, एंड देन विल मूव ऑन टू डांसेस एटसेट्रा। तो इस सीक्वेंस में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन आर्ट, मॉडर्न आर्ट, पोस्ट मॉडर्न आर्ट, गुप्ता एज एंड साउथ इंडियन एज। ठीक है, तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ था? सो हड़प्पन सिविलाइजेशन was the first urban civilization in entire South Asia, not just India. पूरे साउथ एशिया में फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। मतलब जितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी उतनी एडवांस आपकी कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो आपके ग्रीक्स हो, रोमन्स हो, दे वर नॉट टेक्निकली सो एडवांस एज एडवांस आपकी इंडस वाली थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑक्यूपाइड मोस्ट एरिया, अबाउट मोर देन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का साइज में फैली हुई थी। तो क्योंकि इंडस के बैंक पे सिचुएटेड थी, इसलिए इसको इंडस वाली सिविलाइजेशन नाम डाल दिया हिस्टोरियंस ने। बट अगर आप देखोगे मेजर सेटलमेंट्स जो है वो उसको घग्गर घग्गर हाकरा बेल्ट बोलते हैं, अराउंड हरियाणा एंड गुजरात एंड राजस्थान के पास मोस्टली इसको, और इवन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, वो क्योंकि अब पार्टीशन के बाद वो पार्ट उधर चला गया, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां पे एक जो इवैक्यूएट जो आपके एक्सकवेशंस हुए हैं वो आपको यहीं पे मिले। बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, जो है साइट जहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए, it was the first one to be discovered, therefore its name is given to the entire civilization. I suddenly, why everything is just about me today. Anyway, so it forms a part of proto history of India and belongs to Bronze Age. अच्छा, ये देखो एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये बहुत बार ना लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कॉपर एज की है या ब्रॉन्ज एज की है। तो आप एक चीज समझ लो कि जो इंडस वैली है सिविलाइजेशन, उनको ना कॉपर के बारे में पता था। सो चाल्कोलिथिक एज आपने सुना होगा, कभी 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 सुना है इसके बारे में, चाल्कोलिथिक एज लिखा रहता है। कितने लोगों ने सुना है चाल्कोलिथिक एज के बारे में? ये जो है, सो चाल्कोलिथिक एज जो है कॉपर एज है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे भी एडवांस थी। दे न्यू अबाउट द ब्रॉन्ज एज, सो वो ब्रॉन्ज यूज करना जानते थे। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? हाउ डू यू मेक अ ब्रॉन्ज? बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर एंड टिन को जब आप मिक्स करते हो तो आपका ब्रॉन्ज बनता है। तो इंडस वैली लोग के जो लोग थे वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्हें कॉपर के बियॉन्ड चीजें पता थी। दे ऑल्सो न्यू अबाउट गोल्ड, बट वन थिंग दैट डिड नॉट नो अबाउट वाज आयरन। आयरन नहीं पता था इनको, सर इनमें। ठीक है, इन्हें आयरन के बारे में नहीं था, इसीलिए आप देखोगे जो हम बोलते हैं वैदिक एज जो है वो आपकी आयरन एज, लेटर वैदिक पीरियड जो है वो आपकी आयरन एज वहां पे आती है। ठीक है, तो हाँ जी, मोदी जी ने बोला है तो फॉलो करना पड़ेगा 22 मार्च को। ठीक है, किसी से वो जो जनता कर्फ्यू उन्होंने बोला है, एक नया
जन आंदोलन टाइप उन्होंने बोला है मोदी जी ने, तो मोदी जी ने बोला तो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो अमित शाह जी हैं फिर। सी अभी देखो क्या है, अब कोरोना वायरस जैसे टाइम में आपके पास और कुछ करने के लिए है क्या? मित्रों, और कुछ है नहीं करने के लिए, यही कर सकते हो आप। देखो क्या है, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे एक दूसरे को, आपको देखो आप घर पे बंद हो, बाहर निकल नहीं सकते, या तो फीफा खेल लो अनिरुद्ध की तरह, या मेरी तरह क्लास ले लो, या फिर सबके अपने अपने तरीके हैं, एंटरटेन कर लो आप। ठीक है, तो देखिए इंडस वैली के मैप पे आते हैं सर एंड मैम पहले। तो इंडस वैली का अगर आप एक्सटेंड देखोगे तो आपका यहां से लेके यहां तक, इनफैक्ट जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपका है, कहाँ है? मेरठ में, आलमगीरपुर बोलते हैं, यहाँ पे मैं करंटली हूं, अभी मेरठ में हूं मैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इज द अर्लियर नेम ऑफ मेरठ। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम मेरठ ओनली। हाँ रजत, हाँ रजत, कोरोना वायरस के बाद मिलेंगे। एवरी टाइम आई कम टू मेरठ कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो कुछ और हो जाएगा या फिर कुछ और हो जाता है। तो अगर आप देखोगे इसका एक्सटेंड जो है वो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह तक फैला हुआ था। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, देखो इन स्पाइट ऑफ दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का कांटेक्ट था विद अरब ट्रेडर्स। अरब ट्रेडर्स उतने एडवांस, अरब कंट्रीज उतनी एडवांस नहीं थी उस टाइम पे जितने एडवांस इंडस वैली वाले थे। आप देख रहे हो जो रेड डॉट बना हुआ है, ये ना इनका वो है, मैप है, मैरीटाइम मैप है ये अरब ट्रेडर्स, इनके साथ इनके कॉन्टैक्ट्स थे। दे यूज्ड टू ट्रेड विद देम, दे यूज्ड टू ट्रेड विद इरानियंस, दे यूज्ड टू ट्रेड विद अरब्स। बट ये लोग उतने एडवांस कभी नहीं हो पाए जितने एडवांस आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे। तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन थे, आप देखोगे कि क्यों ऐसा था। तो अगर आप देखोगे ये उनका हाउस का स्ट्रक्चर है, डबल स्टोरी हाउस होते थे इनके जनरली, दे यूज्ड टू बी डबल स्टोरी। और इतना एडवांस तरीके से बनाया था, मतलब दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन होता था कि जो टॉयलेट होती थी वो कभी भी आपके मेन जो है किचन के सामने फेसिंग नहीं होती थी। जो डोर होते थे वो आपकी जो है सर्विस लेन जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके से एक सर्विस लेन दूसरी लेन में जाके कनेक्ट होते थे मेन डोर। हर किसी घर के अंदर वेल हुआ करते थे, प्रिवेसी पे भी ध्यान था एब्सोल्युटली। आप एक तरीके से बोल सकते हो वास्तु, तो हम नहीं बोलते एग्जैक्टली क्योंकि वो तो बाद में कॉन्सेप्ट आया, बट मोस्टली ये भी बोला जाता है कि दे यूज्ड टू प्रॉपर्ली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो इसका एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि यूनिफॉर्मिटी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर में, उसका रीजन ये है कि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। क्योंकि जब तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी तब तक लोग ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते। दो किसी राजा के बारे में, ठीक है, या फिर किसी ऐसे गुरु के बारे में कुछ मेंशन नहीं हुआ है, बट एक दो स्ट्रक्चर मिले, जैसे बियर्डेड प्रीस्ट का एक स्कल्पचर मिला है, आपको पता होगा, एक बियर्डेड प्रीस्ट है, इसमें भी दिया हुआ है उन्हें, जो मोदी जी की तरह दिखता है। बिल्कुल सही बात रजत, मोदी जी की तरह एक बियर्डेड प्रीस्ट का स्ट्रक्चर मिलता है, जो वो बताता है कि शायद कोई एक सेंट्रल फिगर था जो इज टू कंट्रोल एवरीबडी। ठीक है, तो सो हाँ, मैं वेंकटेश ने बताया था मुझे वैसे ही। So earliest remains of Indian architecture are to be found in Harappa, Mohenjo-daro, Ropar, Kalibangan, and Lothal, Rangpur, belonging to civilization known as the Indus Valley. तो about like 5,000 years ago, around 10, अगर आप देखोगे थर्ड मिलेनियम बीसी में बहुत सारी बिल्डिंग एक्टिविटी कैरी आउट की गई। सो टाउन प्लानिंग बहुत एक्सेलेंट थी, बर्न्ड ब्रिक यूज होता था। आप देखोगे ना मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अगर आप कंपेयर करोगे या किसी भी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन से इनको कंपेयर करोगे, वो लोग ना आपके मड ब्रिक्स यूज करते थे, मड यूज करते थे, और मतलब ड्राई यूज करते थे, उसमें बर्न ब्रिक्स नहीं। ये लोग मतलब पक्के ईंटें यूज करते थे, ये लोग इतने एडवांस थे लोग। इनकी रोड्स बहुत वाइड थी, द रोड्स यूज्ड टू मीट एट 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल पे मिलते थे। सिटी में जो थे आपके देखोगे ड्रेन थे प्रॉपर, उसमें प्रॉपर मैन होल था क्लीनिंग के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ, they were very knowledgeable, skillful in designing the entire town. But with the fragmentary remains of the building constructed by these people, it is not yet possible to know enough about the architectural skill and taste of the people. However, one thing is clear, that the extant buildings do not give us any clue to the aesthetic consideration. ये चीज तो है, आर्किटेक्चरली फंक्शनली दे वर वेरी सिग्निफिकेंट। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर का दो यूज होता है, आर्किटेक्चर के दो यूज क्या होते हैं, फंक्शनल भी होना चाहिए और एस्थेटिक भी होना चाहिए।
बट अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की बात देखोगे, वो उसके बारे में एस्थेटिक्स का कुछ नहीं, मतलब ये नहीं बोल सकते आपकी दिखने में बहुत अच्छा है, अरे बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बनाई है या फिर इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है, आप ये नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो रून हो गए बहुत सारे, जो हमें जो भी थोड़ा बहुत मिला है वो हमें जो है वो आपका रून मिला है, ठीक है, सब जो है खंडहर हो गया था, पूरा तहस नहस हो गया था मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई है? आपको पता है ये चीज कैसे पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे में? जब ब्रिटिशर्स वहां से जा रहे थे, ठीक है, दयाराम साहनी जी और रेलवे बना रहे थे, उन्होंने ब्रिक यूज करने लगे इंडस वैली की। हाँ, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए वहां पे उसका जो तोड़ तोड़ के वो लोग वहां से रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वो वहां का सामान यूज करने लग गए। अरे बोले ये पड़ा तो है, इसको यूज कर लो। देन बाय एक्सीडेंट इट वाज डिस्कवर्ड। तो आप सोचो उसके पहले कितनी बार यहाँ से जब लोग गए होंगे तो क्या क्या वहां से उठा लिया होगा, तोड़ दिया गया होगा, तो वो रियल फॉर्म में तो कभी अवेलेबल था ही नहीं। बट जो भी हमें नॉलेज मिली वो लिमिटेड नॉलेज है बेस्ड ऑन दी जो उनके सील मिले हैं, आर्किटेक्चर मिले, स्कल्पचर मिला, उसकी बेसिस पे हमें मिला। क्योंकि उस समय अगर देखो मेटल तो इतना ज्यादा उनको पता था नहीं, दे न्यू अबाउट गोल्ड सिल्वर तो थे उनको, बट ब्रॉन्ज था। बट अदरवाइज देखोगे तो मोस्टली वुडन चीजें तो सब आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो लोग ऑर्गेनिक एंड पेरिशेबल मटेरियल भी यूज करते थे, लाइक मड मड ब्रिक हो गया, बैम्बू, टिम्बर, लीव्स एक्सेट्रा। तो ये लोग सर ये चीजें सर्वाइव नहीं कर पाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अनिरुद्ध, वो बड़ा डिबेटेबल है कि हाउ डिड द सिविलाइजेशन डाई, अभी उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ब्रिक्स फ्रॉम बिल्डिंग्स, क्योंकि ये लोग बर्न ब्रिक यूज करते थे, शशांक। तो जो बिल्डिंग के ब्रिक्स थे वो टूटे हुए मिले बहुत जगह, तो कई जगह बहुत जगह उठा के ले गए वहां के लोग। तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग था इनका, इंडस वैली का। तो सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अर्बन आर्किटेक्चर था, इट वॉज नॉट रूरल, ठीक है। अर्बन आर्किटेक्चर था इनका, इट वॉज नॉट अ रूरल आर्किटेक्चर इन एनी वे। सब इनके सिविलाइज टाउन थे, प्रॉपर प्लानिंग थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लगता था कि रूरल टच है, रूरल टच इन द सेंस कि प्लान्ड नहीं है, अनइवन है, रोड मतलब जो है प्रॉपर नहीं है। देवर प्रॉपरली प्लान्ड, वेल प्लान्ड ग्रिड्स थे। जैसे आप देखोगे, अब जब ये मेंस में क्वेश्चन आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का या फिर जो कल्चर है वो कैसे अभी भी इंडिया में इंस्पायर करता है, तो चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऋषभ। चंडीगढ़ जो है आपका टाउन जिस तरीके से प्लान किया गया है वो इंडस वैली से इंस्पिरेशन लेके बना है, ऐसे राइट एंगल पे कट करता है। आप चंडीगढ़ में किसी भी रोड पे चले जाओ, कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे। चाहे आप बात कर लो ग्रेटर नोएडा की, ग्रेटर नोएडा भी ऐसा है, ग्रेटर मुंबई की बात कर लो, जितनी भी आजकल टाउन जो टाउन प्लान टाउन बन रहे हैं, सिटीज बन रहे हैं, गांधीनगर फॉर दैट मैटर, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 90 डिग्रीज पे रोड मिलती थी, ठीक है। आप देखो मैं इमेज दिखाता हूं आपको यहाँ पे। आप देख रहे हो 90 डिग्री पे क्रिस क्रॉस हो रहे हैं घर सारे। तो ये आपका मेन जो है सिटाडेल है, ये आपके जो कह सकते हो कि जो टाउन के जो हेड होते थे वो रहते थे यहाँ पे। उस समय के कह सकते हो कि कमिश्नर टाइप लोग रहते होंगे यहाँ पे, जो उस एरिया के जो या फिर उस एरिया के कह सकते हो कि गवर्नर टाइप रहे होंगे, तो या एमएलए विधायक चाचा जी रहे होंगे, ठीक है। वहां के डीएम, उस समय के डीएम जो है वहां रहते थे ऐसे अलग एरिया में, बाकी सारी आम जनता रहती थी यहाँ पे। और ये मेन रोड जो है, मेन रोड पे जाके बाकी सारी रोड ज्वाइन करती थी। वाटर सप्लाई ड्रेनेज देख लो आप, प्रॉपर यहाँ पे ब्रिक्स के बीच में पूरा वाटर सप्लाई का सिस्टम बना हुआ है। हाय अंजलि, नाम बड़ा अच्छा है, अंजलि जार्विस। आई थिंक यू आर अ बिग फैन ऑफ आयरन मैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मोदी जी रहते होंगे कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो घर है आपका, ये वेस्टर्न टाउन ईस्टर्न टाउन दोनों अलग अलग डिवाइडेड थे। तो देवर लार्ज नेटवर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वेल जो वाटर सप्लाई करता था, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम होता था, एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट हाउसेस वर कनेक्टेड टू इट। उसके अलावा दे न्यू अबाउट मेजरमेंट, और मेजरमेंट भी क्या था, यूनिफॉर्म था। देयर वाज अ स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन ऑफ ब्रिक, मतलब ये नहीं कि एक छोटा ब्रिक, एक बड़ा ब्रिक, एक उससे भी छोटा, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो होता था। कृष्ण का, आई एम गुड, हाउ आर यू? उसके अलावा जनरली 2 स्टोरी हाउसेस होते थे, बट समटाइम्स मल्टीपल स्टोरीज वर आल्सो फाउंड, ठीक है। मल्टीपल स्टोरी के घर भी मिलते थे, और स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिक्स भी सेम था। दे हैड द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली, दे हैड प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दे हैड, उनको प्रॉपर नॉलेज थी पूरी कैलकुलेशन की, ठीक है। उनका प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है।
भूपेंद्र पाटीदार जी थोड़ा क्लास पे फोकस कर लो, जो टॉपिक चल रहा है ये सब चीजें चलती रहेंगी। सो फीचर्स ऑफ इंडस वैली जो आर्किटेक्चर है उस पे अगर हम और देखें, डिस्कस करें, ग्रिड पैटर्न की बात करें, तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो थे, दे वर लेड डाउन इन अ ग्रिड पैटर्न, ऐसे। ठीक है, सारे जैसे मैंने बताया चंडीगढ़ जैसे बना हुआ है, और उनको एडवांस ड्रेनेज की नॉलेज थी। सिटी के जो वॉल्स जो थे वो मैसिव वॉल एंड गेटवे, आप देखो यहाँ पे भी जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ना गेटवेज बने हुए हैं साइड में, दिख रहा है आपको? ये जो ऊपर वाला है ये टाउन डिवाइडेड है, ये बीच में बहुत बड़ा वॉल है, और गेट एंटर करने के लिए बहुत बड़ा गेटवे है, बुलंद दरवाजा टाइप। तो ये अलग से फॉलो किया जाता था। एंड ईच पार्ट ऑफ द सिटी वाज मेड अप ऑफ वॉल सेक्शन। ईच सेक्शन इंक्लूडेड डिफरेंट बिल्डिंग, चाहे पब्लिक बिल्डिंग हो, चाहे हाउसेस हो, चाहे मार्केट हो, चाहे वर्कशॉप्स हो, और एक्रोपोलिस ऑन लोअर सिटी होते थे। एक्रोपोलिस मतलब जहां पे आपका पैलेस होता था, एक्रोपोलिस इज पैलेस, जहां पे आपके इंपॉर्टेंट फंक्शनरी रहते थे। तो वो क्या होता था, वो थोड़ा ना उठा रहता था ग्राउंड से ऊपर, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रहती थी। सो टिपिकल सिटी जो थी वो दो सेक्शन में डिवाइडेड रहती थी इंडस वैली की। ठीक है, दो सेक्शन में कैसे डिवाइडेड रहती थी, एक सेक्शन जो था वो उठा रहता था ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, जो वहां पे आपका पैलेस या कैसल होता था, जिसको हम एक्रोपोलिस बोलते हैं, और दूसरा लोअर सेक्शन ऑफ द टाउन था जहां पे आम आदमी रहती थी, आम आदमी रहते थे बेसिकली। तो वन सेक्शन वाज आर्टिफिशियली रेज्ड, ऐसा नहीं कि नेचुरली रेज था, उसको जानबूझ के ऊपर किया गया था, बिकॉज वहां पे सिटी पे आप कह सकते हो नजर रखने के लिए, अक्षत एब्सोल्युटली करेक्ट, या फिर कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, या फिर इवन वो जो रूलर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग ऐसा उन्होंने अलग से बनाया हुआ था। तो ईस्टर्न टाउन जो था वो नॉर्मल था, वेस्टर्न टाउन जो था वो अलग था। आप देखो, ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये पूरा टाउन ही सेपरेटेड, ये आम जनता के लिए टाउन अलग है, और ये सीटाडेल जो है वो पूरा वर्ल्ड है, उसके अगल बगल जो फंक्शनरी है उसके अंदर जो पूरी की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल। आप देखो ये स्ट्रक्चर है, ये रेज स्ट्रक्चर है, ये वो अलग से बनाया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना, इमेजेस का यूज करके, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्लोली इंटरेस्ट बना के इमेजेस के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। द ग्रेट बात, आप एब्सोल्युटली, मोहनजोदारो ग्रेट बात इसी का ही पार्ट है। अब आप देखो ये जो सिटाडेल वाला एरिया, इसके अंदर ही आपका पूरा, कह सकते हो, एक डिफरेंट सिटी थी। इसके अंदर स्कूल भी था, इसके अंदर बाग भी था, इसके अंदर ग्रीनरी भी थी, इसके अंदर असेंबली हॉल भी था, टेम्पल भी था, सिटी वॉल भी था, कैनाल भी, सब चीजें यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि जो शहर के एलीट लोग रहते थे वो बिल्कुल अलग रहते थे। तो आप ये समझ लो, आज का ये धारावी है, और यहाँ पे ये मुंबई के जो एलीट लोग रहते हैं, और सारे के सारे अलग है। तो उस समय भी क्या बताता है ये, देयर वाज अ डिविजन एंड स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी, ये बताता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वहां की सोसाइटी में भी डिविजन था ऑन द बेसिस कि कुछ लोग एलीट थे और कुछ लोग आम जनता से, तो आम जनता थी जो अलग रहती थी, उसमें ट्रेडर मर्चेंट सब लोग जो थे वो अलग रहते थे। यहाँ पे ट्रेडर्स, मर्चेंट, सब जो है अलग रहते थे, फिशरमैन, एग्रीकल्चरिस्ट। बाकी जो एलीट लोग रहते थे वो अलग सेक्शन में रहते थे, जिनका एरिया जो थोड़ा थोड़ा जो था, जो ग्राउंड लेवल था, इट वाज अ लिटिल रेज्ड। यहां तक सबको समझ में आया? एनी डाउट स्टिल नाउ? जिस सबको समझ में आ गया था फटाफट थम्स अप दे दो, सो दैट वी प्रोसीड अहेड। इंटरेस्टिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है सबको? आर्ट एंड कल्चर, बोर्जोआजी एंड प्रोलेटारिएट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेस्टर्न साइड में रहता था प्रिया, मोस्टली वेस्टर्न साइड में, मोस्टली वेस्ट साइड में रहता था। वेस्टर्न साइड में मोस्टली सिटाडेल, ईस्टर्न साइड में नॉर्मल टाउन। तो एक्रोपोलिस में अगर आप देखोगे, कंटेन्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग द सिटी लाइक असेंबली हॉल, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, या फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर, ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी में क्या है, वो अनाज स्टोर करने के लिए। तो लोअर सेक्शन ऑफ द सिटी वाज वेयर द हाउसिंग फॉर द इनहैबिटेंट्स वर लोकेटेड। इट वाज हियर सम ट्रूली अमेजिंग फीचर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सर टेंशन मतलब ऐसे ही कवर हो जाएगा, मौज मौज में आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और सबके सब समझ में आ जाए आपको। The city was well connected with broad roads about 30 meter long, which met at right angles. The houses were located on the rectangular square. अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अगर आप बात करोगे, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या सर्विसेबल थी। सर्विसेबल कैसे थी, वो उनकी ना सर्विस लेन होती है। जैसे आज भी अगर आप देखोगे दिल्ली में आसपास कहीं भी देखोगे, तो आपकी घरों के जो घर जो है वो मेन रोड पे नहीं खुलते,
जो घर है आपके वो सर्विस लेन में खुलते हैं, फिर सर्विस लेन जाके मेन रोड को कनेक्ट करती है। होता है कि नहीं होता आज के टाइम में भी? वैसे इंडस वाली टाइम पे भी होता था। उन लोग की जो घर की जो रोड होती थी, वो मेन रोड को ज्वाइन नहीं करते थे, घर के दरवाजे जो थे। दे यूज्ड टू ओपन अप इन अ सर्विस लेन। आप देखो यहाँ पे इमेज भी दिखाई हुई है मैंने, कैसे होता था। हे श्रेया, हाउ आर यू? श्रेया मैडम ने ज्वाइन किया है। मैडम क्या हाल चाल है आपके? हाउ आर यू डूइंग? देखो ये इंडस वैली के घर है ये, जनरली लोगों के। और वैसे मैंने नोट्स में दिया हुआ है, एक सेकंड नोट में, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये वाला देखो, ये दिख रहा है आपको, आप लोगों को? Yeah, I'm not going out. I'm inside my house, home, self quarantining myself. देखो इंडस वाले के घर देखो, जनरली 2 स्टोरी हाउसेज है, 1 एंड 2nd स्टोरी आपके ग्राउंड फ्लोर है, मतलब कुछ कुछ जगह 3 स्टोरीज भी मिलेंगे आपको। और इनके घर के जो दरवाजे हैं वो सर्विस लेन में खुलते हैं, और सर्विस लेन जाके मेन रोड पे कनेक्ट करती है। तो वो डिवीजन ऑफ टाउन देखोगे, सिटाडेल होता था वेस्टर्न साइड। अभी आप पूछ रहे थे ना प्रिया, डिवीजन देखो तो जो जो मेन एरिया है, वो जहाँ पे एलिट लोग रहते थे, वो वेस्टर्न सेक्शन था, वेस्टर्न टाउन। लोअर सेक्शन जो था ईस्टर्न टाउन में रहता था, ईस्टर्न साइड में, जहाँ पे आम आदमी रहते थे। तो सीटाडेल में आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते थे, जैसे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ये सब जो था। लोअर टाउन में मोस्टली आम जनता के लिए रहने के लिए घर थे, तो प्रॉपर क्वार्टर टाइप बनाए हुए हैं। वही बात है ना, मैंने बोला कोई कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। सेंट्रल अथॉरिटी की होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है स्ट्रक्चर में। बोला उन्होंने ऐसे बनना है तो सबका ऐसे बनना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम में कंपेयर करो, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। आप देखते हो ना, जयपुर में हर जगह कलर जो घर है आपके पिंक कलर से पेंट किए हुए हैं। मतलब वो तो अलग है, चलो वो तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। उदयपुर का किस कलर का है, ब्लू या व्हाइट? उदयपुर में देखोगे आप सेम कलर रहता है, ठीक है। जयपुर में पिंक कलर से रहता है। लखनऊ में कर दिया है। लखनऊ में क्या कर दिया है, लखनऊ में आप देखोगे जो हजरतगंज एरिया है, वहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट है, वहां पे जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उनको सबको ब्लैक में करवा दिया, जो दुकानों के नाम है। वहां पे लोगो आप अपने दुकान का अलग लगा सकते हो, जैसे नाइकी का अलग है, सबका अलग है। बट जो नाम रहेगा दुकान का वो ब्लैक में ही रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा, शॉप्स की जो नेम रहेगी। तो वो यूनिफॉर्मिटी बिकॉज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की वजह से आ जाती है। तो ये चीज आपकी इंडस वैली में भी थी, जस्ट मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रहने के लिए, वो उसका एस्थेटिक्स के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे यूएई में मैंने देखा, यूएई में क्या है कि अगर किसी हॉस्पिटल जाओगे या किसी शॉप पे जा रहे हो, जैसे मोस्टली अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, वहां पे ना नाम नहीं लिखा रहता। वहां पे स्कूल लिखा रहेगा, हॉस्पिटल लिखा रहेगा, नाम नहीं लिखा रहता, अगेंस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी। तो इन हाउस वेल जैसे मैंने बताया, ठीक है, एवरी हर घर में आप देखोगे कि वहां पे वेल हुआ करते थे, बाथरूम थे, ड्रेन थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था। ग्रेनरीज थी, तो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो मिली है मोहनजोदारो में वो आपकी थी ग्रेनरी, जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता था। तो 150 फीट लॉन्ग थी, 75 फीट वाइड थी, और 15 फीट की उसकी ऊंचाई थी। 27 कंपार्टमेंट, 27 कंपार्टमेंट्स में इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 रोज। तो ये क्या थी, ग्रेनरी जो थी वो स्टोरेज के लिए यूज होती थी। ये देख रहे हो आप, ये ग्रेनरी आपकी, इसमें अनाज स्टोर किया जाता था। दिस टू बी 15 फीट हाई। दिख रहा है आपको ये ग्रेनरी जो है, तो इसमें आपका अनाज स्टोर किया जाता था। ये जो है आपका ग्रेट बाथ है, जहां पे आप कह सकते हो रिचुअल बेदिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ कुंभ होता है, कुंभ मेला, तो उस समय का कुंभ जो है वो यहाँ पे होता था। आयुष जी, जो थोड़ा मिस हो गया आपका, वो आप क्या करना उसको देख लेना, आप एक बार रिपीट करके देख लेना, आप लोग प्लेबैक कर लेना, जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। सो जो ये ग्रेनरी थी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था, अगर आप देखोगे स्टोरेज के लिए यूज होता था। इट वाज आल्सो वेरी वेल वेंटिलेटेड, और इसको आप बाहर से फिलअप कर सकते थे। द लार्जेस्ट साइज ऑफ द ग्रेनरी प्रॉब्ली इंडिकेट्स अ हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन।
तो ये सारी की सारी चीजें क्या बताती है कि इनकी प्रिडोमिनेंट एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी। एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे और करने के लिए था ही नहीं उनके अगल बगल, सिर्फ रिवर थी इंडस जहां से वो एग्रीकल्चर ही कर सकते थे, अगल बगल थोड़े बहुत फॉरेस्ट थे। नो आइडिया, ठीक है अनिरुद्ध, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट कि कौन थे क्या थे, बट वो आशुतोष मैंने लिस्ट दी है एंड में, आफ्टर द लेक्चर ना एक लिस्ट दी हुई है स्लाइड में, जहां पे क्या कहां पे क्या मिला था, क्या स्पेशलिटी थी, वो एनीवे आपको याद हो जाएगा, वो एंड ऑफ द लेक्चर में है, एंड ऑफ द स्लाइड में। भूपेंद्र, नितिन सिंघानिया सर की बुक कवर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कर ली, एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया सर की बुक, इंटरनेट, एएल भाषम, सब कुछ कवर हो जाएगा, नथिंग बियॉन्ड दिस, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये प्लस कोर्स का कंटेंट है, ये जो हम लोग प्लस कोर्स में पढ़ाते हैं स्पेशल क्लासेस में, देयर इज नथिंग बियॉन्ड व्हिच हैज टू बी डन। अगर आपने ये कर लिया और नोट्स फॉलो कर लिए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो गलत हो सकता है, इसकी मैं रिटन गारंटी दे सकता हूं, जहां तक अगर क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो। पीडीएफ मिलने के लिए आपको ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पर मैं शेयर कर दूंगा डिकोडिंग यूपीएससी करके। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना @dsing27 पे, मैं आपको ऐड कर दूंगा मैन्युअली, ठीक है। तो ग्रेनरी जैसा मैंने बताया, इट वाज प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, ताकि वो अनाज जो है सड़े नहीं, ठीक है, वो रॉटनिंग हो जाती नहीं, तो वो रॉट करने लग जाता है, और बाहर से इसको फिलअप किया जा सकता था। अब ग्रेट बात के बारे में आते हैं, तो ये अबाउट 179 फीट लॉन्ग था, 107 फीट वाइड था। उसमें बहुत सारे आप देखोगे ना गैलरीज थी और रूम्स थे जो एंटर करने के लिए वहां पे आप देखोगे, जब एंटर करते थे तो वहां मिलते थे। एंड एक लार्ज स्विमिंग इनक्लोजर था जो लगभग 39 फीट लॉन्ग था। तो एंटायर कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टेड विद एन इलैबोरेट वाटर सप्लाई एंड सीवर सिस्टम। सो वाटर आने के लिए, वाटर ड्रेन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें। एंड इट वॉज यूज्ड फॉर रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक पर्पस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अलग अलग चेम्बर्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं आने के लिए, फिर वहां पे नहाने के लिए बना हुआ था। तो प्रोबेबली वहां पे कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता होगा, रिचुअल होता, जैसे हमारे यहाँ कुंभ होता है, वैसे वहां पे उनके टाइम पे कुछ हुआ होता होगा, तो उसके लिए वो ग्रेट बाथ यूज होता था। तो ये भी दिखाता है कि वहां पे लोग रिलीजन को बड़े ढंग से फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हो इन्फ्रेंस आप डिराइव कर सकते हो इनके आर्किटेक्चर से। देखो आर्किटेक्चर पढ़ने का, अब आप ये भी सोचते हो कि हम लोग यूपीएससी में या गवर्नमेंट एग्जाम में क्यों बोला गया हमें आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, या ये क्यों इंक्लूड किया है। उसका रीजन ये कि हमें सिविलाइजेशन के बारे में समझ में आए कि उनके लोग कैसे थे, और कैसे हमारा टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ है। अब आप देखो आज के टाइम पे अभी भी लोग जो है इंडस वैली की चीजों को फॉलो करते हैं, जैसे नेचर वर्शिप जो थी उनके टाइम पे अभी भी फॉलो होती है, बहुत सारी चीजें फॉलो होती है। कल्चर आप देखोगे कि वहां पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। आपको जान के हैरानी होगी, अभी आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे जो कल के लेक्चर में बताऊंगा, कि मैं आंसर इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कि वहां पे जो विमेन थी वो लिपस्टिक यूज करते, दे यूज्ड टू यूज अ फॉर्म ऑफ लिपस्टिक आल्सो, इंडस वैली की, ठीक है। इंडस वैली की जो फीमेल थी वो लोग लिपस्टिक भी यूज करती थी, यूज्ड टू यूज मेकअप, पता है आपको ये। तभी तो मैं बोलता हूँ कि अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज नॉट अ रूरल सिविलाइजेशन। प्रॉपर बीड मेकिंग, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री थी वहां पे, बोट मेकिंग प्रॉपर थी। बट एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन गलत नहीं तो हो जाएगा आप लोग का, कि वहां पे मंदिर का कोई आपको एविडेंस नहीं मिला है। देयर हैज बीन नो ट्रेस और एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल। तो एक तरीके से क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो था सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी, सेक्युलर स्टेट था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है। प्रीस्ट मिला तो है, बट अगर आप देखोगे कोई ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिले, रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिले हमें कोई। प्रोटोशिवा की जहां तक आप बात कर रहे हो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। वो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि वो प्रोटोशिवा पशुपति है, कल को हो सकता है वो कुछ और निकले। तो अभी तक हमारी मानने वाली बात ये है, अगर आप देखोगे बुक्स में भी ये चीज लिखा हुआ है कि प्रोबेबली इट वाज लॉर्ड शिवा, और प्रोटोशिवा प्रोबेबली लिखा हुआ है, बिकॉज अभी भी इंडस वैली की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हुई है सर मैम। अभी पूरी डिसाइफर ही नहीं हुई, हमें जो पता चला है वो आधे से पता चला, आधा भी नहीं, 25% पता है अभी हमें, बस 25% डिसाइफरिंग से हमें पता चला है।
कल को कोई और निकल जाए। बॉस्टोफिडन जो है स्क्रिप्ट थी। उसके अलावा आपने देखा होगा यूनिकॉर्न सील मिलती है। सर हमें आज तक तो कोई जानवर दिखा नहीं इंडिया में जो यूनिकॉर्न होता हो, सिंगल हॉर्न वाला, हमें तो दिखाई नहीं आज तक जानवर, ना किसी रेफरेंस में मिला। मिथिकल क्रीचर भी है यूनिकॉर्न जो है। अगर अगर वो इतना कॉमन होता तो कहीं ना कहीं किसी राइटिंग में तो मिलता, बस इंडस वैली की सील में मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई आपका कैटल रहा हो जिसको डिजाइन ऐसे किया गया हो कि उसका एक हॉर्न दिख रहा है साइड से और लेफ्ट साइड ना दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें पूरी ना स्क्रिप्ट पूरी पता नहीं होगी कि रियलिटी में क्या है। हो सकता है कि वो उन्होंने जो सील में बनाया हुआ है अपने कि ऐसे सिंगल सींग निकला हुआ है, हो सकता है उसके दो सींग हो, बट उन्होंने एस्थेटिक्स की वजह से जो राइट साइड से देख रहे हो तो एक सींग दिख रहा है, बट वी रियली डोंट नो। हम उसको यूनिकॉर्न सील भले ही बोलते हैं, बट उस समय यूनिकॉर्न ना हो ही नहीं। दैट इज द पॉइंट। सो वी रियली डोंट नो। सील्स वर यूज्ड फॉर ट्रेड आल्सो, दे वर समटाइम्स यूज्ड एज एन एमुलेट आल्सो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बिल्डिंग एंड हाउसिंग पे आते हैं। अनिरुद्ध जो बोल रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, एब्सोल्युटली। मतलब वही बता रहा हूँ कि देखो इतना यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना इतने बड़े सिविलाइजेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक कोई सेंट्रल फिगर ना रहा हो जिसने कंट्रोल ना किया हो। बट ये चीज कंफर्म्ड है कि कोई रिलीजन का ट्रेस नहीं मिलता वहां से, रिलीजियस आर्किटेक्चर का स्टेट ट्रेस मतलब ट्रेस नहीं मिलता। कहने को तो आप कह सकते हो कि ग्रेट बाथ भी एक तरीके से रिलीजियस आर्किटेक्चर है कि नहीं? अगर रिचुअल बेदिंग हो रही है तो किसी न किसी रिलीजन रिलीजन के बेसिस पे ही हो रही होगी, एक तरीके से तो बोल ही सकते हो ना ग्रेट बात। बट ये है कि मोस्टली वी डू नॉट फाइंड एनी रिलीजियस कल्चर और आर्किटेक्चर। वैसे तो आपके फायर ऑल्टर भी मिले हैं जहां पे सैक्रिफाइस होती थी, ये भी मिले हैं इंडस वैली में, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वो रिलीजियस थी। सो मोस्टली वी से इट वाज अ सेकुलर सिविलाइजेशन। तो हम लोग घर के बारे में इनके बात कर रहे थे, तो इनके जो छोटे घर होते थे उसमें 2 रूम होते थे, जो लार्जर हाउसेस होते थे उसमें मल्टीपल रूम होते थे। तो सर सेकुलरिज्म का मतलब भी यही हो जाए ना कि सेकुलर का मतलब या तो कोई रिलीजन नहीं है या फिर है तो सारे रिलीजन बराबर है। सेकुलरिज्म का मतलब भी ये है, सेकुलरिज्म आल्सो मींस नो रिलीजन, नो रिलीजन गिविंग बीइंग गिवन प्रेफरेंस। फायर ऑल्टर सैक्रिफाइसेस के लिए यूज होते थे, पूजा के लिए वो यूज होते थे, कह सकते हो आप। जो जो हाउसेस हैं आपके वो जनरली 2 स्टोरीज होते थे। कभी कभी छोटे घरों में 2 रूम मिलते थे, कुछ कुछ घरों में जो बड़े रूम भी थे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कुछ बिल्डिंग जो थी मल्टी स्टोरी थी, कुछ जो थी आपकी छोटी थी। तो सर ऐसे है। अब आपको दिख रहा है ये सीटाडेल है, ये वेस्टर्न टाउन है, दिखाई दे रहा है ऊंचा उठा हुआ है ये जो है, दिस इज सीटाडेल वाला एरिया, वेस्टर्न साइड है। ये आपके लोअर टाउन है जहां पे आम आदमी लोगों के घर है, ये आपका ग्रेट बाथ टाइप है। ठीक है। तो कोई वॉरफेयर मॉन्यूमेंट नहीं मिला, ना हमें कोई वेपन मिला, ना कोई हमें मिलिट्री का एविडेंस मिलता है कि हमें कोई भाला मिला हो, चाकू मिला हो, तलवार मिली हो, ये सब मिलने लगी। पीस लविंग पीपल, सिटाडेल मतलब पैलेस टाइप। पीस लविंग पीपल सर मैम, उन्हें लड़ाई वड़ाई से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ करना था ट्रेड। चिल लाइफ थी उनकी, उन्हें मतलब था बस खाओ पियो ऐश करो ट्रेड करो। हाँ, कोई कोई वेपन नहीं मिला है। कॉपर होते हुए भी आप सोचो कि कोई वेपन का ट्रेस ही नहीं हुआ। अगर वेपन होता कुछ ना कुछ तो कॉपर सरवाइव करता, ब्रॉन्ज के फॉर्म में सरवाइव तो करता। कुछ भी नहीं मिला, एक भी वेपन नहीं मिले, ना कोई प्रिजन मिला आपको, ना कोई वॉर मॉन्यूमेंट मिला आपको। तो ये क्या बताता है कि कोऑपरेटिव कल्चर था, पीस लविंग पीपल सर, लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब ही नहीं। सर ग्रेट बाथ में पानी जो है ना उसके आने के लिए भी और निकालने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बना था। अभी मैंने बताया कि एंट्री एग्जिट दोनों प्रॉपरली कवर्ड था उपेंद्र उसमें। तो स्टोर करने के लिए और उसको रिलीज करने के लिए पूरा पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाया गया था। नहीं नहीं, हार्बीवोरस तो नहीं था। देखो रजत, नो वेपन्स मतलब हार्बीवोरस नहीं, ये तो नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अर्ली मैन वाज आल्सो नॉट हार्बीवोरस। उसने स्टार्ट ही खाना जो चालू किया है वो पहले फ्रूट तोड़ा, उसके बाद फिर उसने एनिमल को हंट करना चालू किया। तो ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल निएंडरथल की एज में चले गए थे। तो वो हार्बीवोरस वाला तो नहीं यूज कर सकते हम पॉइंट यहाँ पे। बट ये कह सकते हो कि दे वर बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड देयर वाज नो एज सच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है। तो सर मैम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम बुद्धिस्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर में चलेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया।
सॉरी फॉर द इनिशियल हिकअप्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड तो इसको आप लोग फॉलो करें, मुझे अनअकैडमी में फॉलो करें। हर रात को 11 बजे नेक्स्ट 7-8 डेज आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, आपका प्रॉपरली सब चीजें कवर होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है, आप लोग टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैसेज कर सकते हैं। मोस्टली प्रेफर्ड है मेरा इंस्टाग्राम एंड जो है टेलीग्राम, इस पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप लोग की कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। इट इज मेंट, सो ये जो ये लेक्चर है, दिस इज मेंट फॉर फर्स्ट टाइमर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, सबके लिए ये। आयरन ना मिलने की खास वजह है क्योंकि वहां पे उतना आयरन था, जहां पे इंडस वैली है वहां पे नेचुरल सोर्सेज ही नहीं है आयरन के। सारे का सारा अगर आप देखोगे आयरन वो इंडिया में साउथ में डेक्कन में है, या फिर है तो वो बिल्कुल आपका ईरान के बियॉन्ड है, आयरन है ही नहीं वहां पे। बहुत सारी चीजों में ट्रेड करते थे आयुष वो लोग। प्रिया कल डिस्कस करेंगे उसको। राजू, हाँ मतलब जो अभी के लिए वो स्पेशल क्लासेस में कवर कर रहा हूँ, उसका रीजन ये भी है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लर्नर्स लोग जो नहीं जा पा रहे हैं, तो एक तरीके से सब लोगों के भले के लिए, फायदे के लिए आई एम टेकिंग दिस स्पेशल क्लास ऑन आर्ट एंड कल्चर। पूरा का पूरा जो है वो स्पेशल क्लास में कवर करूंगा, पूरी सीरीज जो है आर्ट एंड कल्चर की स्पेशल क्लास में कवर करूंगा। Concomitantly with IBC megalith period in south, or it is from different, it is from the south, ठीक है। सो सोने के कोई वेपन्स नहीं मिले तो खाते, वेपन नहीं, देखो स्टोनेज के वेपन्स मतलब आप बोल सकते हो वो तो देखो नॉर्मल यूटेंसिल एंड टूल्स तो मिलेंगे, बट एज सच कोई मिलिट्री वॉरफेयर वाले वेपन नहीं मिले। Why the well-to-do were on the west and remaining local population behind, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। see, one of the reason why could that have been possible, Anirudh, is that is one of the proposal, आप लोग उससे अग्री भी करोगे। अनिरुद्ध का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि ऐसा कोई रीजन था क्या सर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो एलीट लोग रहते थे वो वेस्टर्न की तरफ थे और जो नॉर्मल लोग थे ईस्ट की तरफ रहते थे। इंडस वैली जो थी वो इंडस के बैंक पे सिचुएटेड थी, ठीक है। इंडस के बैंक सिचुएटेड पे थी, तो जो भी शिफ्टिंग होता है इंडस का वो ईस्टर्न साइड पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता। तो ऊपर रखने का भी रीजन ये था कि कल को अगर रिवर अपना कोर्स चेंज करती है तो ऊपर वाले लोगों का डूबेंगे नहीं। और दूसरा क्या है कि ईस्टर्न साइड के लोग जो लोअर ग्राउंड वाले लोग हैं वो अफेक्टेड होंगे पहले। इट दे फॉलोड द पाथ, चालू लोग थे ना, तो जो एलीट थे वो हमेशा बच के निकल जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द लॉजिक, सेफ्टी फॉर द एलिट। अब अंबानी ने इतना बड़ा घर क्यों बनाया है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, सुनामी रेजिस्टेंट, कि चलो नीचे वाला एरिया डूब भी जाए बॉम्बे का, वैसे बॉम्बे में सुनामी आएगी नहीं, बट उनका ऊपर वाला घर तो बचा रहेगा ना। इतना बड़ा घर एंटीला किस लिए बनाया है अंबानी जी ने? हेलीकॉप्टर भी ऊपर, हेलीकॉप्टर लेके निकल जाएंगे। दैट्स अ न्यू पॉइंट। यस, नोवाक। एब्सोल्युटली। देखो स्ट्रैटिफिकेशन ना किसी भी सोसाइटी में ऐसा है ही नहीं कि कोई सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन ना हो। प्रिया, पीस लविंग का होना मतलब ये नहीं कि द सोसाइटी कैन नॉट बी कनिंग, सोसाइटी कैन बी कनिंग, बट पीस लविंग मतलब आपस में लड़ाई नहीं थी, इट वाज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। अब जो एलीट है वो तो एलीट रहेगा ही ना। पीस लविंग का मिलिट्री से लेना है लड़ाई, मतलब वो लोग इंडस वैली वाले जाके बाकी दूसरी सिटी से लड़ते नहीं थे कि मोहनजोदारो वाले जाके हड़प्पा से, वो जो है लोथल वालों से लड़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट डिफरेंट सील होते थे। तो बाकी सारी चीजें हम लोग सर एंड मैम कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ, वॉश योर हैंड्स, ईट प्रॉपर्ली, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, मोदी जी ने बोला है प्लीज फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, गुड नाइट, आई विल सी यू, बाय।